गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोग आज चर्चा करेंगे फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में कोई एलिमेंट कितना परसेंट है, और फिर वो परसेंटेज कंपोजिशन से ये पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर ये पता चल जाए कि पहले कौन कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट वी हैव टू डिटेक्ट व्हाट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, फिर उसमें कौन सा एलिमेंट कितना परसेंटेज है, तो उसके मास परसेंट से हम लोग उसका एम्पेरिकल फार्मूला, और अगर उसका मोलर मास नॉन है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जान जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक अननोन कंपाउंड के बारे में हमें पता हो जाएगा कि इस कंपाउंड में ये दिस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एंड इट्स फार्मूला इज दिस वन। और यदि कोई नॉन कंपाउंड भी है और यदि उसका हम मास परसेंटेज डिटरमाइन कर पाते हैं तो उससे ये पता चलेगा कि वो प्योर है या नहीं है, क्योंकि हमको पता है, फॉर एग्जाम्पल 9th क्लास से ही हम लोग जानते आ रहे हैं कि मास परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट निकालने का तरीका है मास ऑफ द एलिमेंट इन दैट वेरी कंपाउंड। उस किसी भी कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ये फॉर्मूला है मास परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल वाटर में सब जान रहे हो फॉर्मूला, अगर तुमको पता है, ये नॉन है, नॉन अननोन का भी कर सकते हैं, बट अगर नॉन वाले का हम लोग एग्जांपल लेकर करते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और वाटर का मोलर मास है 18.02। हम लोग क्लास 9 में 18 लेते थे, बट हम मोर एक्यूरेसी के लिए 18.02 लेंगे मोलर मास। अब इसमें हाइड्रोजन कितना है, तो 18 है। कैसे कैलकुलेट किए होंगे, 9th में हम लोग जानते हैं एटॉमिक मास से कैलकुलेट किया है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास को ऐड करके मॉलिक्यूलर मास निकलता है, फिर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो मोलर मास निकलता है। यानी हाइड्रोजन इसमें है 2, लेकिन 11th में 2 इंटू 1.001 करके लेंगे, वो एटॉमिक मास लेना होगा, लेकिन उसको ग्राम में लेना, चूंकि मोलर मास ग्राम में होता है, ग्राम ग्राम कैंसिल होगा। तो हाइड्रोजन का मास परसेंट निकालना हो तो हाइड्रोजन का मास इसमें 2 इंटू 1 एटम है, 2 एटम है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, बट एक मोल मोलर मास लेंगे तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होगा। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है 1.008, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, मोलर मास से डिवाइड किए, वाटर का कंपाउंड तो वाटर है, वाटर के मोलर मास से डिवाइड किए, 100 से मल्टीप्लाई किए, 11.19 आया। सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना पड़ा, तो ऑक्सीजन इसमें 1 है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट किया, मोलर मास लिखा, 100 से मल्टीप्लाई किया, 88.8 के लगभग में आएगा, और इस प्रकार से दोनों का मास परसेंटेज निकल गया। ये होता है प्योर वाटर में। अब हमारा गिवन सैंपल ऑफ वाटर कहीं दिया हुआ है और उसमें अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो यही आ गया, मास परसेंटेज यही आ गया, देन हम लोग समझेंगे इट इज प्योर, अदरवाइज उसमें कुछ मिला हुआ है। तो प्योरिटी यानी किसी भी नॉन कंपाउंड का भी अगर हमको पता करना हो, मास परसेंट पता कर लिए, तो ये पता चल जाएगा वेदर इट इज प्योर और इट कंटेन सम इम्प्योरिटी। तो ये फायदा है। और यदि अननोन रहता तो हम लोग पहले डिटेक्ट करते कि कौन कौन सा एलिमेंट है, देन हाइड्रोजन के डिटेक्शन का एक तरीका होता है, ऑक्सीजन के डिटेक्शन का एक तरीका होता है, उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। उसके लिए तो CHO कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए तो बहुत आसान है, एक डिटेक्टर आता है, डिजिटल डिटेक्टर, वो तुरंत बता देता है कौन कौन सा एलिमेंट है। देन मास परसेंट निकालने का भी तरीका है, जब निकाल लेंगे मास परसेंट हम लोग तो फिर जान जाएंगे कि उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है और उसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो देखेंगे कैसे निकाला जा सकता है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग जाने कि मास परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं। अब हम लोग देखें कि मास परसेंटेज के नॉलेज से किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। एम्पेरिकल फार्मूला, तो सबसे पहले हम लोग जाने तो एम्पेरिकल फार्मूला है क्या। एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, पहले ये जाने, देन हम लोग जानेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला 9th में भी जानते हैं, बट एम्पिरिकल फार्मूला दी फार्मूला which represents the simplest whole number ratio, whole number ratio of atoms of various elements present in the compound।
various elements present in the compound. Present in the compound. For example, अगर हम लोग लेते हैं कि शुगर, अगर हम लोग शुगर का एग्जाम्पल लेते हैं, शुगर नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेते हैं, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। फॉर्मूला, इफ यू नो दी फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला मालूम है तो तुमको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। सभी जानते हो, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो एलिमेंट्स इसमें 3 टाइप्स के हैं, और उसमें कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन का 6 एटम है। ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। अगर हम कार्बन का एटम लिखे 6, इसका लिखे 12, इसका लिखे 6, मैथमेटिक्स इसको सिंपलेस्ट रेशियो नहीं मानता है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। ये रेशियो बताने वाला जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा, यानी कार्बन लिखेंगे और इसका रेशियो 1, हाइड्रोजन लिखेंगे उसका रेशियो सिंपलेस्ट, पूरा नहीं, कंप्लीट नंबर नहीं, रेशियो सिंपलेस्ट 2, और ऑक्सीजन 1, देन दिस विल बी, और 1 लिखने का प्रोविजन नहीं है इसलिए हम लोग CH2O लिखेंगे, दैट इज करके अर्थात। सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्योंकि वो एग्जैक्ट नंबर बताता है। ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल में कार्बन एग्जैक्टली कितना है, 6 एटम्स है, हाइड्रोजन कितना है, 12 एटम्स है, ऑक्सीजन कितना है, 6 एटम्स। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट 1 मॉलिक्यूल में जो बताएगा, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, बट दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। सिमिलरली अगर बेंजीन की बात करें अगर हम लोग, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। ये रेशियो सिंपलेस्ट नहीं है, 6 रेशियो 6 into 6 कभी भी कोई नहीं मैथमेटिक्स में कहेगा सिंपलेस्ट है। 6 डिवाइड करो 1 1, ये रेशियो बताने वाला जो फॉर्मूला होगा, यानी कार्बन का सिंबल लिखो 1 लिखो, हाइड्रोजन का सिंबल लिखो 1 लिखो, चूंकि रेशियो 1 1 है और 1 1 नहीं लिखने का प्रोविजन है, यानी CH। सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड में जो जो एलिमेंट है पहले वो पता होना चाहिए, और उसमें जो एटम्स हैं उसके नंबर्स का सिंपलेस्ट रेशियो होना चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो। सो दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 9 से ही जानते हो, द फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ग्लूकोज का ये 1 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल में जो जो एटम है उसके एक्चुअल नंबर क्या है, तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 है। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर। हाँ, बेंजीन के 1 मॉलिक्यूल में कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 है। अगर वो एक्चुअल नंबर लिखा हुआ है फॉर्मूला में, इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो एक देखोगे क्या संयोग यहां पर वैसा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, क्योंकि एक्चुअल नंबर हाइड्रोजन का 2 है 1 मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन का 2 है, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो करेंगे तो HO होगा। तो ये होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ये होगा फॉर्मूला। और एक चीज गौर करोगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में एक पार्टिकुलर नंबर का अंतर है। लगता है इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो उतना एटम वहां पूरा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे इतना हो जाएगा, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम 2 से मल्टीप्लाई करो इतना। बेंजीन का देख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ है और ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसको तुम 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल जाएगा। C 1 है, 6 से गुना करोगे ये हो जाएगा। हाइड्रोजन 1 है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा। यहाँ पर भी CH2O 6 मल्टीप्लाई, अगर इस पूरे फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पिरिकल फॉर्मूला को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करके, वो होल नंबर कभी 2 हो सकता है, कभी 6 हो सकता है, कभी 1 भी हो सकता है, कभी 1 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वो लें क्या कहते हैं CH4, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, रेशियो है 1:4। इसका इससे सिंपल रेशियो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है ये एम्पिरिकल फॉर्मूला भी मीथेन का है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, इसका मतलब है 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी नहीं करना पड़ेगा।
तो इस तरह से 1, 2, 6, कभी 3, 4 कुछ भी हो सकता है नंबर, किसी नंबर से इंपेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करने से मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है। अब बात यह है कि परसेंटेज कंपोजिशन से हम लोग अपना आज का लेक्चर शुरू किए थे, डिस्कशन शुरू किए थे। तो अब हमारा ये कहना है कि अगर किसी कंपाउंड में एलिमेंट का मास परसेंटेज गिवन है, इफ द मास परसेंटेज इज गिवन, वी कैन डिटरमाइन द empirical formula, determination of molecular formula if mass percentage of elements are known. Mass percentage of elements are empirical formula, determination of empirical formula first. Mass percentage of elements are known. For example, एक तुम्हारे बुक में है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि a compound contains 4.0% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Then what is its empirical formula? इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? हम लोग देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, किसी का भी परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए एलिमेंट का मास ग्राम में पता होना चाहिए और मोलर मास होना चाहिए कंपाउंड का नॉन। तो इसमें मोलर मास नहीं दिया हुआ, मोलर मास नहीं भी दिया है तो भी एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा। मास परसेंटेज शुड बी इन ग्राम। ये तो परसेंटेज में दिया हुआ, कंपाउंड में इतना परसेंट हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कितना ग्राम है ये पता करना पड़ेगा। और इसके लिए बेस्ट वे है कि परसेंटेज में जो एलिमेंट्स का जो अमाउंट दिया हुआ है उसको हम लोग पहले ग्राम में कन्वर्ट करें। तो फर्स्ट स्टेप है इसको हाउ टू सॉल्व। तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 है कन्वर्ट द मास परसेंट इनटू ग्राम। ग्राम में पहले कन्वर्ट कि 4.07% हाइड्रोजन है उस कंपाउंड में, तो कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा ये नहीं। स्टेप नंबर 2 है कन्वर्ट द मास इन ग्राम इनटू मोल्स। कन्वर्ट द मास इन ग्राम में जो निकला उसको मोल में कन्वर्ट करो, मोल में कन्वर्ट करो। उसके बाद स्टेप नंबर 3 है जो भी मोल वैल्यू है डिवाइड द मोल वैल्यू बाय स्मॉलेस्ट नंबर, दिस गिव्स smallest whole number रेशियो। और स्टेप नंबर 4 है राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स and use these ratios as suffix की तरह यूज कर लो। ये 4 स्टेप है, इसको खाली लिख लो, याद कर लो, देन हम लोग एक एग्जाम्पल से पता करेंगे। पहला काम है जो भी परसेंटेज में एलिमेंट दिया हुआ उसको ग्राम में कन्वर्ट करना, ग्राम वाले को मोल में कन्वर्ट करना। नेचुरली इक्वल नहीं आएगा, कोई 4 मोल आएगा, कोई 10 मोल आएगा, कोई 2.6 मोल आएगा, कोई 1 मोल आएगा, अलग अलग वैल्यू आएगा। तो जो भी वैल्यू आएगा मोल का, सारे एलिमेंट का अलग अलग वैल्यू आएंगे। जो भी मोल वैल्यू आएगा डिवाइड द वैल्यू, डिवाइड द मोल वैल्यू।
बाय स्मॉलेस्ट नंबर, उसमें जो सबसे छोटा मोल है उससे डिवाइड कर दें, उससे क्या होगा स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। बस रेशियो मिल गया तो हम लोग जानते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, एलिमेंट का सिंबल लिख जाएंगे और सारे जो रेशियो उसको सफिक्स के रूप में लिख जाएंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। और इसका एक और तरीका है, इतना स्टेप्स तो याद करना ही पड़ेगा ये, बट इसको टेबुलर फॉर्म में बनाया जाए तो न्यूमेरिकल बनाना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल टेबुलर फॉर्म में भी ऐसे भी बना सकते हैं। जो स्टेप्स हमने लिए हैं, जो स्टेप्स हमने लिखा है, पहले ऐसे देखें स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 में क्या था? स्टेप नंबर 1 में क्या था? स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले लेट द मास ऑफ द कंपाउंड इज 100 ग्राम। मान लिया कि कंपाउंड का मास 100 ग्राम है, तभी परसेंटेज निकालना ज्यादा आसान होगा। x ग्राम मानेंगे तो परसेंटेज भी वेरिएबल में निकलेगा। हाँ, कंपाउंड मान लिया जाए x ग्राम है ना, और क्या कहते हैं परसेंटेज को ग्राम में लिखें। देयरफॉर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन 100 ग्राम का 4.07% ऑफ हाइड्रोजन 100 ग्राम। मैथमेटिक्स जानते हो तो तुम्हें देरी नहीं लगेगी, 4.07 ग्राम ही होगा। सिमिलरली मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 24.7 एंड मास ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा? 71.65। ये तो हुआ पहला स्टेप। स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया? परसेंटेज को ग्राम में बदला। दूसरा स्टेप था, स्टेप नंबर 2 था इसको मोल में बदलो। स्टेप नंबर 2 था इसको मोल में बदलो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4.07 डिवाइडेड बाय 1.008 ग्राम। ग्राम कैंसिल होगा, ये ऑलमोस्ट 4 के आसपास आएगा। स्टेप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन ये है 24.27 ग्राम और डिवाइडेड बाय 12.01 ग्राम। ये 2.2 के लगभग आएगा। ये 4.4 के आसपास आना चाहिए, देखिए 2.2 के आसपास आएगा। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन 71.65 ग्राम डिवाइडेड बाय 34.45 या 5 ग्राम के आसपास। ये भी 2.2 के आसपास है लगभग। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहे हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखें। अब है कि हाइड्रोजन का मोल 4.4, इसका मोल 2.2, इसका मोल 2.2। हमने कहा था जो भी मोल वैल्यू मिले उसमें स्मॉलेस्ट नंबर तो ये भी है, ये भी है। सारे मोल वैल्यू को उससे डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो स्टेप नंबर 3 होगा हमारा क्या? स्टेप नंबर 3 होगा on dividing the mole values by 2.2 we get the simplest mole ratio। इसको मोल रेशियो भी कह सकते हो, सिंपलेस्ट मोल रेशियो H हाइड्रोजन कार्बन का of mole ratios of carbon, hydrogen and chlorine H। कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 1। चलो डिवाइड करके कार्बन का 2.2 है, 2.2 से डिवाइड किए तो 1, हाइड्रोजन का 4.4 है तो 2 और क्लोरीन का 2.2 है तो 1। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल गया। और हमने कहा था अगला स्टेप होता है एम्पिरिकल फार्मूला लिखना।
और उसके लिए सिंबल पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 4 में है एम्पेरिकल फार्मूला लिखना। स्टेप नंबर 4 में एम्पेरिकल फार्मूला लिखना। कार्बन तो लिखा हुआ है C, हाइड्रोजन और क्लोरीन लिख दो 1 2 और 1 दैट इज CH2C। सो दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। तो मास परसेंटेज दिया हुआ था, यानी परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ था, तो हम लोगों ने एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लिया। लेकिन अगर कहें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको पता होना चाहिए मोलर मास। तो इस क्वेश्चन में तुम्हारा मोलर मास दिया हुआ है। अच्छा, जिस तरह से क्लास 9 में पढ़ते थे, किसी भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो उसका मोलर मास निकल जाता था। मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास निकलता था यू एटॉमिक मास यूनिट में, फिर उसमें ग्राम डाल देते थे तो मोलर मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो मोलर मास निकल जाएगा। इंपेरिकल फार्मूला है तो इससे इंपेरिकल फार्मूला मास निकल सकता है। देखते हैं कैसे, तो ये 4 स्टेप है। इसको टेबुलर फॉर्म में भी बनाया जाता है, कई बार इस तरह से स्टेप लिखकर भी बनाया जाता है। अब बेटा इस कंपाउंड का मोलर मास, इट्स मोलर मास इज 98.96। ये दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, जो एग्जाम्पल सॉल्व किया उसमें ये दिया हुआ है। यानी हमको यह है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास कैसे होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास कैसे होगा, मोलर मास का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, इस पर अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, मोलर मास दिया हुआ होना चाहिए। मोलर मास, तो मोलर मास इसका 98.96 ग्राम है। पहला स्टेप इसमें क्या है, इसमें मोलर मास निकालना होता है। इसके बाद वाला अगर साथ ही क्वेश्चन में था तो ये स्टेप नंबर 5 होगा। स्टेप नंबर 5 होगा। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला मास। कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला मास। इंपेरिकल फार्मूला मास निकालना ऑफ द कंपाउंड। कितना होगा, C के लिए होगा 12.01 प्लस H2 है 2 × 1.008। सब ग्राम में करते जाओ। इंपेरिकल फार्मूला मास इन ग्राम में ही लिखना पड़ेगा कितना ग्राम, और CL का हो जाएगा 34.5 या 45 ग्राम। सबको अगर ऐड करोगे तो 49.48 ग्राम का लगभग किया है। तो ये इंपेरिकल फार्मूला मास हो गया। और मोलर मास दिया हुआ है कि स्टेप 6 होता है, दोनों मास पता हो तो डिटर्मिनेशन ऑफ N। डिटर्मिनेशन ऑफ N, ये N जो है वो नंबर है जिससे इंपेरिकल फार्मूला को गुना करके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। ये होल नंबर होता है। N का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। इंपेरिकल फार्मूला मास, तो मोलर मास था क्वेश्चन में 98.96 ग्राम, इंपेरिकल फार्मूला 49.48 ग्राम। अगर इसको कट करोगे तो 2 निकलेगा। अब N का वैल्यू निकल गया तो लास्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल फार्मूला। N इंटू इंपेरिकल फार्मूला। N का वैल्यू आ गया 2, अभी कैलकुलेट करके निकाले ऊपर का। इंपेरिकल फार्मूला था CH2Cl। अब इसको गुना करेंगे तो बगल में 2 नहीं लिखेंगे, सारा नंबर जो आएगा वो सफिक्स में जाएगा। जैसे ये C हो जाएगा, ये H2 × 2 4 हो जाएगा, और क्लोरीन 1 है तो 2 हो जाएगा। सो दिस इज दी क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। और इसका वेरिफिकेशन हो सकता है, तुम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, इतना आ जाएगा तो समझो कि तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सही निकला। सो दिस इज द वे, यही एक तरीका है इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने का।
if the percentage composition of elements are molar. इसका एक और तरीका है वो शॉर्ट में टेबुलर फॉर्म में भी लोग बनाते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी लोग बनाते हैं। टेबुलर फॉर्म में क्या बनाते हैं लोग, यहाँ एलिमेंट्स लिख देते हैं, यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन लिख देते हैं, यहाँ एटॉमिक मास इन ग्राम लिख देते हैं, मास इन ग्राम, और यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स, मोल्स, और यहाँ सीधे सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स। जैसे कि मान लो यहाँ कार्बन था, हाइड्रोजन था और क्लोरीन था इस क्वेश्चन में, परसेंटेज कॉम्पोजिशन इसका था 24.2%, ये था 4.07%, ये था 71.65%, एटॉमिक मास इसका होता है 12.01, यूनिट छोड़ दो या ग्राम में लिखोगे तो ग्राम लिखो, यहाँ ग्राम में लिख दिया, इसका हो जाएगा 1.008 ग्राम और इसका हो जाएगा 34.45 ग्राम, 45 या 5 भी लिख सकते हो, नहीं सॉरी 35.5 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें निकला था 2.2 के लगभग, इसमें निकला था 4.4 के आसपास, इसमें 2.2 डिवाइड किए, 2.2 से डिवाइड किए 1 आया, ये 2 आया, ये 1 आया, बस ये। लेकिन यह लिखना पड़ेगा कि यहाँ क्या लिखना पड़ता है, ये मालूम हो जाएगा, लास्ट में सीधे लिख दो देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये थोड़ा आसान लगता है, लैंग्वेज कम लिखना पड़ता है, टेबल में बन जाता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये कौन कौन एलिमेंट है, तो कार्बन है सबसे पहले 1 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है 1 1 लिखना नहीं है तो CH2। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, इसके बाद आगे का स्टेप वही होगा, एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, वही 49.48 आएगा, देन n का वैल्यू निकालेंगे मोलर मास और एम्पिरिकल मास से डिवाइड करके, और लास्ट में मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए इस एम्पिरिकल फार्मूला से का जो n का वैल्यू निकला उससे इसको मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। एक तरीका शॉर्ट में ही, ठीक है। देन हम लोग जरा देखें स्टोइकाइमेट्री एंड स्टोइकाइमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइकाइमेट्री एंड स्टोइकाइमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइकाइमेट्री एंड स्टोइकाइमेट्रिक कैलकुलेशन। तो स्टोइकाइमेट्री दो ग्रीक वर्ड से बना है, स्टोइकोथियोन एंड प्लस मेट्रो। मेट्रो इसका मतलब होता है एलिमेंट्स और इसका मतलब होता है टू मेजर, नापना, मेजर। अब यहाँ एलिमेंट्स का मतलब सिर्फ एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ वर्ड जो है पूरे अपने क्लास को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं कि वो फलाना आदमी रोटी कमाने के लिए बाहर गया है। व्हाट डज इट मीन कि वो सिर्फ रोटी कमाएगा कि उसमें चावल, आलू, सब्जी, भात, दाल, सब तरह की सब्जी, खाने पीने की सारी चीज़ें कमाने के लिए गया हो। नेचुरली रोटी का मतलब सिर्फ रोटी नहीं, मतलब रोटी एवं अन्य खाने की चीज़ें, ठीक है। उसी तरह से यहाँ जो एलिमेंट्स है इसका मतलब है एलिमेंट या कंपाउंड जो रिएक्शन में भाग लेता है रिएक्टेंट के रूप में और प्रोडक्ट के रूप में है, तो उसको मेजर करना है। तो क्या मेजर करना है कि कोई रिएक्शन है तो हमको देखना पड़ेगा कि कोई रिएक्शन है तो रिएक्टेंट कितना चाहिए। अगर हमारे पास निर्धारित है कि प्रोडक्ट कितना बनाना है, सब कुछ प्रोडक्ट बनाना है, अगर हमको जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि CH4 2 गैस है, इससे बनेगा CO2 गैस। अगर हमारी मर्जी है कि नहीं हमको 2.2 ग्राम CO2 बनाना है,
इतना ग्राम CO2। तो हमको कितना मीथेन गैस चाहिए जलाने की जरूरत पड़ेगी, ये कैलकुलेट करना है या मेजर करना है, या इतना प्रोडक्ट बनाना है तो कितना रिएक्टेंट चाहिए, या अगर हमने जानबूझ के मान लो 16 ग्राम लिया है, हमको पता नहीं है क्या बनेगा, 16 ग्राम मीथेन लिया है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी रिएक्टेंट दिया हुआ है कितना ग्राम, तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, या प्रोडक्ट कितना बनाना है उसके लिए रिएक्टेंट कितना चाहिए, इसी का कैलकुलेशन होता है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है कि इक्वेशन होना चाहिए बैलेंस। देखो यहाँ 2 दिया है, यहाँ 2 दिया है, बहुत सावधानी पूर्वक हमने इक्वेशन को बैलेंस्ड किया है। यानी फॉर स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज मस्ट। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो एकदम जरूरी है। तो हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया है, अब स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करना है, स्टोइकोमेट्री से कैलकुलेशन करना है, तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो अब एक इक्वेशन बैलेंस जो हमने लिखा है, तो सबसे पहले ये देखें इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन, एक तो हमने दिया ब्रैकेट में G, ये गैस बताता है, इसका मतलब हमारे रिएक्टेंट भी दोनों गैसेस है, दोनों प्रोडक्ट भी गैस है। अगर सॉलिड जाता तो S, लिक्विड जाता तो L, पहली बात। दूसरी बात इसी ये पता चलता है व्हाट आर द रिएक्टेंट्स, इसमें कौन कौन रिएक्टेंट है पता है, मीथेन और ऑक्सीजन है, और क्या क्या प्रोडक्ट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इस इक्वेशन से, इस पार्टिकुलर इक्वेशन से सूचना क्या मिलती है, तो कहता है 1 molecule ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 molecule ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 molecule ऑफ CO2, 2 molecules ऑफ H2। और थर्मोकेमिकल इक्वेशन की चर्चा आएगी, हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशन पर्पज से होता है, हम लोग 1 molecule नहीं करते, हम लोग 1 mole लेते हैं, क्योंकि 1 molecule का हिसाब किताब बहुत मुश्किल होता है, बहुत लेस क्वांटिटी। Then it represents 1 mole of CH4, 2 mole of O2, 1 mole of CO2, 2 moles of water। ये जो नंबर यूज हुआ है 2 और 2, और यहाँ नहीं हुआ तो 1 1, इसको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और वो कोफिशिएंट क्या बता रहा है, आइदर मॉलिक्यूल और मोल, आइदर मॉलिक्यूल या मोल, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग अगर STP पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, STP पर तो ये बताएगा 1 मोल इक्वल टू है STP 22.7 लीटर है, ये 2 है तो उसका डबल हो जाएगा 22.7, और 2 × 22.7 लीटर एट STP। अगर ग्राम है तो मोल को हम लोग ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जान रहे हैं कि ये 1 मोल है, इसको 1 मोल के रूप में ट्रीट करेंगे, तो 12 + 4 16 ग्राम ऑफ CO2, ये 2 × 32 ग्राम, और ये है 44 होगा, कैलकुलेशन करके देख लो, और ये होगा 2 × 18 यानी कि 36। यानी अगर ग्राम के हिसाब से देखा जो करते, तो ये इक्वेशन बताता है कि 16 ग्राम CH4 अगर हम खर्च करें और CO2 बनाना है तो 44 ग्राम लगेगा, और उसके लिए 32 × 2 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अगर उतना ऑक्सीजन नहीं है तो सारा मीथेन का कंबसन ही नहीं होगा, घट जाएगा, ये कम पड़ेगा तो इसका कंबसन नहीं होगा। 16 ग्राम में 16 ग्राम नहीं होगा। अगर ये 64 ग्राम ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किए हो कहीं से, अगर ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, मान लो 60 ग्राम है, तो टेक इट फॉर ग्रांटेड ये 15 ग्राम ही जलेगा, 1 ग्राम रह जाएगा, भी रिएक्शन होगा ही नहीं, यानी तब 44 ग्राम CO2 नहीं बढ़ पाएगा। तो ये होता है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, अब कोई सवाल पूछेगा कि अगर हम 16 ग्राम मीथेन को जलाएंगे तो वाटर कितना बनेगा, कहेंगे 36 ग्राम बनेगा। कैलकुलेशन से जैसे देखना है, मोल से देखना है या ग्राम से देखना है, कहता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, कहेंगे 16 ग्राम 1 मोल के बराबर, कहेंगे इक्वेशन में पहले मोल से क्या कंपेयर करेंगे, 1 मोल मीथेन 2 मोल्स ऑफ वाटर देता है, और 16 ग्राम इक्वल टू 1 मोल है, तो 2 मोल्स वाटर और 2 मोल वाटर 36 ग्राम है। इस तरह से कैलकुलेशन से निकालेंगे। 16 ग्राम है तो ऐसे है, और दूसरा क्वांटिटी रहेगा, मान लो रहेगा नहीं 1.6 ग्राम मीथेन, मान लो कहीं रहेगा 1.6, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास और मोलर मास डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.1 मोल। तो 1 मोल से 2 मोल वाटर आता है, तो 0.1 मोल से वाटर बनेगा 0.2 मोल। 0.2 मोल वाटर कितने ग्राम का होगा, तो 1 मोल का 36 ग्राम नहीं, 1 मोल का 18 ग्राम, तो 0.2 मोल का कितना ग्राम होगा, उसे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कितना वाटर बनेगा। तो इस तरह से होता है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन।
हम लोग आज इतना ही देखते हैं, इससे जुड़ा हुआ जो सवाल बुक में बना हुआ है उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।